हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई एज ए हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन हिस्ट्री और हरियाणा जीके के साथ साथ हम आज एक नई सीरीज पॉलिटी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था जिसको हम जानते हैं। इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस जो लास्ट 15 ईयर्स के अंदर रिपीटेड हैं या फिर कोई नया क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इंडिया हिस्ट्री की जो वीडियोस डाली है वो नहीं देखी है तो एक बार उनको ज़रूर देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पॉलिटी से रहेगी हमारी राज्य व्यवस्था के जो शुरुआती चरण रहेंगे पॉलिटी के हमारे, उन्हीं से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम, यानी कि ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है पॉलिटी की वो हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए 2016 से 18 के जो ऑनलाइन परीक्षाओं के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग कौन सा है, यानी कि जो गठन के समय 22 भाग थे उनमें से एक भाग हटाया गया है, वो है 7वां भाग। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का जो है संविधान सबसे बड़ा है लिखित संविधान है। समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? तो संविधान हमारे को समानता के लिए आश्वस्त करता है। कौन सर्वोच्च कानून है? तो सर्वोच्च कानून की बात करें तो हम भारतीय संविधान ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जिसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों तथा सरकार के बीच भी संबंध तय होते हैं, तो ये भारतीय संविधान इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद जो है कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? अगर तिथि पूछता है तो हम लोग मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, तो ये इसकी तिथि रहेगी। बाकी 26 जनवरी 1950 तारीख सभी को पता है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो भारत की जो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा के अंदर भाग नहीं लिया था, क्योंकि ये अपने लिए एक अलग देश चाहते थे। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में कहीं भी भारत को एक देश नहीं कहा गया है, तो भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के अंदर राज्यों का संघ। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना के अंदर हम देख सकते हैं। आप कोई भी बुक्स पढ़ते हैं जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड है, तो उसके अंदर सबसे जो शुरुआती पेज होता है उसके अंदर संविधान की प्रस्तावना हमें देखने को मिलती है। तो क्या कहता है? संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना के अंदर हम देख सकते हैं। भारत का संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन 1946 जो भारत आया था, ये संविधान सभा का गठन करने के लिए ही आया गया था। इसी के आधार बना करके फिर संविधान सभा का गठन हुआ और भारत के संविधान का निर्माण हुआ था। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ये नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का रहेगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली जो है ये हमारे पास ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत क्या है? तो अमेरिकी संविधान। ये डिस्कस करने वाले पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप लोगों को बढ़िया तरीके से लर्न होनी चाहिए। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली सबसे पहले अमेरिका के अंदर, उद्देशिका का स्रोत सबसे पहले हमारे को बात करें तो भारत के संविधान में अमेरिका से लिया गया है। और ये जो है विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली, ये संसदीय प्रणाली भी ब्रिटिश संविधान से हमारे पास ली गई। आगे बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो अलग अलग देशों से लिए गए हैं हमारे पास, तो ये जो क्वेश्चन है अपने को बढ़िया तरीके से याद करना है। नेक्स्ट करते हैं,
भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? तो आत्मा जो है भारत के संविधान में प्रस्तावना को कहा गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए हैं, तो ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? तो भारत जो राज्यों का संघ है, ये भाग 1 के अंदर सबसे पहले यही बात कही गई है। तो संघ और उसके क्षेत्र के बारे में भाग 1 बताता है अपने को। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है उससे ये चीज ली गई है। राष्ट्रपति का चुनाव किस, अगला ही क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो व्यापारिक एकाधिकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो 1813 का चार्टर अधिनियम था, उसके अंतर्गत समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विधानसभा के द्वारा किया गया था। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो देहरादून में प्रकाशित किया गया था। और इसकी हाल ही में जो मशीनें जो थी जिससे यह संविधान हमारा छापा गया था ओरिजिनल, वो मशीनें अभी हाल ही में नीलामी हुई है उनकी, और बिल्कुल जो प्रचलन से बाहर होने की वजह से उनको नीलाम किया गया था अभी लास्ट इसी 2020 के अंदर ही। चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान ने भारत को क्या होना घोषित किया है? तो समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष, ये बातें जो है संविधान के अंदर जो भारत को यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं भारत के अंदर होनी घोषित की गई है। यानी कि ये जो है धर्मनिरपेक्ष है, ये बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान के अंदर ये पॉइंट नहीं था, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। हमारे संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को आता है, याद रखेंगे 26 नवंबर, संविधान दिवस 26 नवंबर को आता है, लेकिन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आता है। तो ये संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों आता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, जब तक पॉलिटी की क्लासेस चलती है आप लोगों को कंप्लीट करवाई जाएगी जो भी प्रीवियस 15 ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? तो 26 जनवरी 1950। यहाँ पर ये भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से भारत के अंदर लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र 24 तिल्लियों वाला चक्कर है, 24 तिल्लियां इसके अंदर रहेगी। अशोक चक्र किस बात का प्रतीक है या किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये न्याय का प्रतीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं और 22 इसके भाग रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल, सबको पता है राष्ट्रीय फूल कमल रहेगा। और जो सत्तारूढ़ भी हाल ही में पार्टी है बीजेपी है, उसका भी राष्ट्रीय जो निशान है वो कमल रहेगा। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? उद्देश्य संकल्प आंदोलन, ये ध्यान रखेंगे, इसका प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी रहेंगे। किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की? तो एक्ट ऑफ 1909। मुसलमानों के लिए अलग जो मतदाताओं के रूप में पेशकश की थी या इनके लिए अलग निर्वाचनों की मांग की थी इन्होंने, तो कब की गई थी ये? एक्ट ऑफ 1909 के अंदर। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो गृह मंत्रालय जो है भारत के अंदर नागरिकता प्रदान करता है। आगे 2006 से जो 15 के अंदर आए हुए क्वेश्चन है और 17-18 के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है? तो प्रांतों को स्वायत्तता 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रदान की गई है। तो इसके अंदर डिटेल देखते हैं इसकी क्या कहता है। वर्तमान भारत का संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है।
1935 के जो अधिनियम था उसके कुछ उपबंध इस प्रकार है: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल और प्रांतों और केंद्र में शक्तियों का विभाजन और फेडरल न्यायालय की स्थापना। ये जो है 1935 के अंदर बातें कही गई थी। तो क्वेश्चन में अपने को यही पूछा गया है कि भारत में प्रांतों की स्वायत्तता तो 1935 अधिनियम के अंतर्गत ये रहेंगी। संविधान के ऊपर कहता है कि सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है, तो 1935 का जो अधिनियम था उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव माना जाता है, क्योंकि 70% जो संविधान है इसी अधिनियम से अपना लिया गया है। तो क्या कहता है, इसकी हिस्ट्री देखते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। लगभग 2/3 तत्वों को वर्ष 1935 के अधिनियम से ही जो संविधान के अंदर लिया गया है। 2/3 तत्व जो है यानी कि 2/3 हिस्सा 1935 के संविधान से हमारे संविधान का लिया गया है। अतः कहा जा सकता है कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 अधिनियम का ही रहेगा। नेक्स्ट है, भारत की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है। तो शासन की एकात्मक पद्धति के अंदर क्या रहेगा, राज्य दृढ़ रहेगा, अधिक अनुकूलशीलता, जनता के द्वारा अधिक सहभागिता और सत्तावाद की कम संभावना, इनकी बजाय राज्य जो है दृढ़ रहेगा। इसकी एक जो है लाभ रहेगा एकात्मक पद्धति का। नेक्स्ट है, किस देश का संविधान जो है अलिखित है। तो अलिखित संविधान जो है यूके का रहेगा। यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। यहाँ पर संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है, जबकि यूएसए, पाकिस्तान और भारत के जो संविधान है ये लिखित रहेंगे। नेक्स्ट कहता है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो उसके सदस्य जो संविधान सभा के जो सदस्य पूछ रहे हैं, तो ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहेंगे। राजनीतिक दलों द्वारा नामित नहीं आएंगे इसके अंदर, और लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित गवर्नर जनरल, ये इनकी बजाय जो विभिन्न अलग अलग जो प्रांत थे उनकी विधानसभाओं द्वारा जो निर्वाचित सदस्य थे वो संविधान सभा के अंदर आए हुए थे। और इसके अंदर हम ध्यान रखेंगे, एक जो है हैदराबाद जो प्रांत था उसकी जो किसी ने यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं किया था। तो बात करते हैं यहाँ पर इसकी डिटेल की। तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन जुलाई 1949 में किया गया। याद रखेंगे, जुलाई 1949 में संविधान सभा का गठन किया गया। इसके कुल सदस्य 389 रहेंगे। इम्पोर्टेंट डाटा है, ये ध्यान रखेंगे। जुलाई 1949 में संविधान सभा का गठन किया गया। 389 इसके सदस्य रहेंगे। 292 इनमें से ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित, यानी कि जो प्रांत ब्रिटिश शासन के अंदर उस टाइम में थे उनके निर्वाचित विधानसभा के सदस्य। 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि। 93 सदस्य देसी रियासतों के प्रतिनिधि रहेंगे इसके अंदर, और हैदराबाद रियासत जो थी उसका कोई प्रतिनिधि नहीं आया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जुलाई 1949, 389, 292 और 93 देसी रियासतें याद रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। तो 296 सदस्य अंतःकालीन संसद के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट कहता है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। तो आपात उपबंध 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। यहाँ पर ये हमने 1935 के अधिनियम से क्या क्या चीज़ें ली गई थी वो सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 1935 के अधिनियम से हमने आपात उपबंध लिए हैं। नेक्स्ट है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। 1921 के अंदर प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। इसकी डिटेल देखते हैं क्या कहता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक वाइट रहेंगे, जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विठल भाई पटेल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो कैबिनेट मिशन के कहने पर, या कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर जो लिखा हुआ मिलता है अपने को, उसके कहने पे बनाई गई थी। तो डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। तो क्या कहता है, इसकी डिटेल देखते हैं।
भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 1949 में किया गया। संविधान सभा का गठन संविधान निर्माण के लिए किया गया था जुलाई 1946 के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग जिसको हम कह देते हैं, तो इसका जो है इस पद का सुझाव 1919 अधिनियम के अंदर दिया गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग 1919 के अंदर इसका सुझाव दिया गया है। और आप लोग बताएंगे कमेंट करके वर्तमान में जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है जो हमारे भारत के कौन रहेंगे। ये देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। किसको? भारत सचिव को अधिकार ये दिया गया था 1919 के अंदर। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन रहेंगे, या मैं बात करूँ स्थायी अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति भी रहेंगे। और अस्थायी अध्यक्ष हमने पहले डिस्कस किया था सच्चिदानंद सिन्हा। ये डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन रहेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देख सकते हैं किस तरीके से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। टैक्स असिस्टेंट 2007 के अंदर, 2011 के अंदर संयुक्त, और ऊपर 2006 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट कहता है, एक सेकेंड, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता बल्कि लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि इसकी विचारधारा जो किससे ओतप्रोत रहेगी, क्योंकि इसकी विचारधारा जो न्याय, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, ये सभी हमारे संविधान की जो है विचारधारा रहेगी। तो इसका क्या राइट ऑप्शन डी कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वातंत्र्यवाद किसका उद्योतक है? तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता, इसका उद्योतक रहेगा ये स्वतंत्रवाद। तो यही क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर, डिटेल में भी यही बातें कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो लोकतांत्रिक न्याय की बात यहाँ पर नहीं कही गई है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात जो संविधान की प्रस्तावना में की गई है। तो एक बार आपके पास जो भी एनसीईआरटी संबंधित बुक्स हैं उसके अंदर देखेंगे संविधान की प्रस्तावना, उसके अंदर फ्रंट पेज पर ही लिखी हुई मिलेगी। तो देखेंगे उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी गई है। देखते हैं इसके अंदर क्या कहता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना के अंदर लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, उपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। तो ये भी क्वेश्चन अपने को ध्यान में रखना है। लोकतंत्र के आदर्शों के साथ साथ संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को जो राज्यों का संघ कहा गया है ये हमें पता है, हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो आगे ये कहता है किस रूप में घोषित किया गया है भारत को? तो प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये देखेंगे, इसकी डिटेल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। ध्यातवत यह है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा गठित सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ध्यान रखेंगे, जो मूल संविधान था उसके अंदर प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य रहेंगे। और 1976 का जो संविधान संशोधन रहेगा 42वां, सरदार सवर्ण सिंह समिति के द्वारा जो
किया गया था, तो उसके अंदर जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना के अंदर। पहले ये जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। तो नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हमने ऊपर डिस्कस किया। 42वें संविधान संशोधन 1976, सरदार सवर्ण सिंह समिति और इंदिरा गांधी इस टाइम में जुड़े हैं ये। नेक्स्ट है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो ये समाजवादी जो शब्द है ये बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व रहेगा। लोकप्रिय प्रभुसत्ता जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, तो जनता का प्रभुत्व नहीं होएगा क्योंकि जनता खुद शासन नहीं करती है, उसके प्रतिनिधि चुने हुए हैं उनका शासन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत का बना, यानी कि इस दिन भारत का संविधान बन करके तैयार हो गया था और कुछ एक जो इसके धाराएं थी, अनुच्छेद थे, वो इसी टाइम में लागू किए गए थे। और जो पूर्ण रूप से अस्तित्व की बात करें तो 26 जनवरी 1950 हम सब जानते हैं भारत गणतंत्र जब बना। तो अगर बात करें संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना तो 26 नवंबर 1949 रहेगा। नेक्स्ट, इसकी डिटेल में पता करते हैं क्या कहता है। 26 नवंबर 1949 का भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका तथा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया गया, जबकि शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अतः संविधान के पूर्णतः लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। और अगर बात करें संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की तो वो 26 नवंबर 1949 रहेगी, क्योंकि इसी दिन जो भारत की संविधान के अंदर उद्देशिका और प्रस्तावना जो उनको लागू कर दिया गया था, तो अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित संविधान के अंदर इनको किया गया था। संविधान पूर्णतः की स्थिति को लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही बात है, उद्देशिका हो या प्रस्तावना, इसमें संशोधन कितनी बार हुआ है? सिर्फ एक बार हुआ है, 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन और सरदार सवर्ण सिंह समिति। इसके अंदर जो है उद्देशिका के अंदर अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द की अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? तो संघीय अभिव्यक्ति का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया संविधान की प्रस्तावना में। समाजवादी होएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष होगा, लेकिन संघीय जो है ये अभिव्यक्ति यहाँ पर नहीं यूज की गई है। तो संघीय जो शब्द है या भारत के अंदर संघ शब्द जो है, राज्यों का संघ भारत होएगा, ये भाग 1 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद 1 या भाग 1 बात करें, भाग 1 अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ घोषित किया गया है संविधान के अंदर। हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? तो मैंने आपको 2-3 बार पहले भी कह दिया। एक बार आप संविधान की प्रस्तावना जो आपके पास जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनके अंदर शुरुआत में दी गई है, आप पढ़ के देखिए उसके अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं बताई गई है। तो न्याय का, प्रतिष्ठा की समानता का और भ्रातृत्व का अधिकार जो है, ये सारे शब्द उसके अंदर यूज किए गए हैं। लेकिन वयस्क मताधिकार का जो शब्द या टिप्पणी या बात करें तो इसका जो यूज वहाँ पर प्रस्तावना के अंदर नहीं किया गया है। तो यही कहता है संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व और भ्रातृत्व के साथ प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 326 के अंदर किया गया है। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। तो कहाँ पर होते हैं? यानी कि जो संविधान निर्माता थे, बनाने वाले थे, उनके मनोभाव कहाँ पर, या उनकी बात करें उनके आदर्श या उनके मन की स्थिति कहाँ पर अपने को देखने को मिलती है? तो उद्देशिका के अंदर देखने को मिलती है कि उन्होंने क्या सोच करके संविधान के अंदर जो है लिखने का काम किया था। तो उनके जो मनोभाव जो है उद्देशिका के अंदर अपने को
देखने को मिलती है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो संघीय शब्द जो है भारत के अंदर कहीं भी यूज नहीं हुआ है। राज्यों का एक संघ है भारत, ये बात अपने को अनुच्छेद 1 के अंदर मिलती है। बाकी संघीय शब्द कहीं भी यूज नहीं हुआ है, ना ही भारत को एक देश कहा गया है कहीं भी। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ भारत को कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और अनुच्छेद 1 में ही जो इंडिया अर्थात भारत ये कहा गया है बात, और कहीं भी अपने को ये बात नहीं मिलेगी इंडिया लिखा हुआ भारत को। तो जो अनुच्छेद 1 है उसके अंदर भारत ये बात लिखी गई है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो इंडिया शब्द अनुच्छेद 1 के अंदर ही मिलेगा अपने को, ये भी बात याद रखनी है। और भारत अर्थात ये भी अपने को भारत राज्यों का एक संघ है, ये भी अपने को अनुच्छेद 1 के अंदर ही मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछ ले इंडिया कहाँ पर कहा गया भारत को, तो अनुच्छेद 1 के अंदर कहा गया है। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो सरकार के संघीय स्वरूप की विशेषताएं हैं। शक्तियों का विभाजन होगा और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट करते हैं, भारत के संविधान में किस प्रकार का संघवाद देखा जा सकता है? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। ये जो है भारत के संविधान के अंदर बात रहेगी, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। ये भी हमने इम्पोर्टेंट कोई बात नहीं है, इसके अंदर अनुच्छेद 1 है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की या केंद्र शासित प्रदेशों की बात पूछ रहा है तो कितनी संख्या रहेगी? तो जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था उस टाइम 2008 की बात करें तो 7 रहेंगे, अभी चेंज हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जो अंडमान निकोबार, जो अंडमान निकोबार नहीं, जो दादरा हवेली दमन दीव है, यहाँ पर भी चेंजिंग हुए हैं। तो अब आप लोग बताएंगे कितने जो है हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। पहले 7 थे, उसके बाद 9 हुए, लद्दाख जम्मू को जोड़ा गया, उसके बाद अभी फिलहाल आज के टाइम में करंट 2020 आज 1 दिसंबर 2020 है। तो आज की डेट में आप लोग बताएंगे कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंदर हैं, उनके नाम भी आप लोग कमेंट करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आने के पूरे आसार है इस क्वेश्चन के। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो 29 स्टेट उस टाइम में थे। उसके बाद में हम बात करें 2015 का क्वेश्चन है तो 29 स्टेट्स थे और आफ्टर देन जम्मू कश्मीर जो था उसको हटाया गया और केंद्र शासित प्रदेश 2 गठित किए गए वहाँ पर। तो अभी 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश ये उस टाइम की है, काफ़ी पुराने मेरे पास नोट्स पड़े थे, तो आप लोग ये ना सोचना खुद 9 लिखे बैठे हैं। इनकी जगह अभी चेंजिंग में करंटली क्या है ये आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट है लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में किया गया? यानी कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदेवी द्वीप, इनको लक्षद्वीप नाम दिया गया और ये कब दिया गया? 1973 के अंदर। याद रखेंगे 1973 में लक्षद्वीप नाम दिया गया इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है 2014 का। तो अब ये जो है सारे के सारे ही शामिल हैं। अगर इनकी जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली, इनकी जगह कोई और चंडीगढ़ आज आए तो वो भी जो संघ शासित प्रदेश है, तो इनकी जगह कोई और राज्य आता है तो वो जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं आता है। और इसकी डिटेल के अंदर हम ज़्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है क्योंकि अपने को पता है अनुच्छेद 370 अभी ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। 1956 में जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था उसके अंदर 14 राज्य
और 6 राज्य संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो कौन कौन से राज्य थे ये आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल, तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई याद रखेंगे, मुंबई, महाराष्ट्र नहीं कहा गया इसको यहाँ पर, मुंबई। मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। 6 संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः दिल्ली, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्काद्वीप बने। तो ये जो सारे थे 1956 के अंदर राज्यों का जब पुनर्गठन हो रहा था उस टाइम के रहेंगे। और इनके बाद में धीरे धीरे कईयों के नाम चेंजिंग हुए, कईयों को साथ किया गया, कईयों के और टुकड़े किए गए। तो इस तरीके से आज हमारे पास 28 स्टेट्स रहेंगे और केंद्र शासित प्रदेश 8 रहेंगे हमारे पास। उनके नाम आप लोगों को कमेंट में बताने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो मत देने का अधिकार राजनीतिक है, चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक है और सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार राजनीतिक है। जबकि जीवन का अधिकार जो है हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर आता है। तो क्या कहता है जीवन का अधिकार? अनुच्छेद 21 याद रखेंगे, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के तहत मौलिक अधिकार में आता है और बाकी के जो है राजनीतिक अधिकार रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो मौलिक कर्तव्य जो है 1976 में संविधान में शामिल किए गए और वही रहेगा 42वां संविधान संशोधन और सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसके अंदर रहेगी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3/1/1977 से जो लागू हुआ, संविधान में भाग 4A अनुच्छेद 51A जोड़कर भाग 4A अनुच्छेद 51A ये जोड़कर भारतीय नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, जिनकी संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद से 11 हो गई। याद रखेंगे। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़े गए थे और शुरू में 10 थे और अभी हाल फिलहाल 11 हमारे पास मौलिक कर्तव्य हैं। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब मौलिक कर्तव्य मूल अधिकारों के बारे में वीडियो स्पेशल बनाएंगे उस टाइम में। भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान अपनाया कब गया या अंगीकृत कब किया गया? उद्देश्य का प्रस्तावना संविधान की कब में जो अनुच्छेद जो अपने हिंदुस्तान के अंदर लागू की गई? तो 26 नवंबर 1949 यहाँ पर रहेगा राइट ऑप्शन। और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत जो संविधान लागू हुआ था। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन से जो संविधान है वो अंगीकार किया गया था, यानी कि भारत का ये संविधान होगा, इसके ऊपर मोहर लगा दी थी 26 नवंबर 1949 को। तो इसलिए संविधान दिवस मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तब। तो यही क्वेश्चन आगे है। प्रारूपण पूरा हुआ 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? नेक्स्ट ही क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार BN राव ये रहेंगे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहेंगे ये जो स्थायी सदस्य अध्यक्ष रहेंगे। ये डिस्कस हम पहले कर चुके हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर कुछ नहीं है और यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव। नेक्स्ट है संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या रहेगा? पृथकता का खतरा रहता है संघीय शासन के अंदर। तो इसकी डिटेल आप लोग देख सकते हैं। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किस में द्विसदन पद्धति पर अनिवार्य एक लक्षण है? द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण संघीय प्रणाली के अंदर रहेगा, जिसमें द्विसदन 2 सदन इसके अंदर संघीय प्रणाली के अंदर होते हैं। नेक्स्ट लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? तो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण समाजवादी राज्य की जो समाजवादी राज्य होता है उसके अंदर लोकतंत्र के अंदर केंद्रीकरण होता है।
जबकि संघीय शासन में विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा होता है, और समाजवादी के अंदर शक्तियों का बंटवारा ना होकर के केंद्रीकरण होता है। तो इसके उदाहरण पूर्व सोवियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया और क्यूबा रहेंगे। भारत एक क्या है? तो लोकतंत्र है। भारत एक लोकतंत्र शब्द डेमोक्रेसी अंग्रेजी के अंदर कहते हैं इसको, और जिसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द डेमोस से हुई है। डेमोस का अर्थ है जनसाधारण, और क्रेसी जो शब्द इसके अंदर जोड़ा गया है जिसका अर्थ होता है शासन, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब जनता का शासन। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा जो अधिनियम है वो मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान या लघु संविधान किसको कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसके अंदर प्रस्तावना के अंदर चेंजिंग की गई और मौलिक कर्तव्य हमारे जोड़े गए थे, तो मिनी संविधान इसको कहा जाता है। सरदार श्रवण सिंह समिति रहेगी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, यानी कि एक व्यक्ति की एक ही नागरिकता रहेगी। ये अवधारणा इंग्लैंड से हमारी ली गई है। तो हम लोग देख सकते हैं एक ही व्यक्ति के एक ही नागरिकता रहेगी, वो दो नागरिकताएं नहीं रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो ये संघीय सरकार की विशेषता रहेगी दोहरी नागरिकता। तो क्या कहता है? संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ एवं राज्य की हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? नागरिकता के प्रावधान जो है अनुच्छेद जो संविधान के भाग 2 के अंदर बातें इसके संबंध में की गई है। तो क्या कहता है? भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए। यह प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में समाहित है। 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं। और भाग 1 के अंदर हमने राज्यों के संघ के बारे में डिस्कस किया था, ऊपर ये कहा गया है। तो इसके कितने क्वेश्चंस हैं? लगभग 70 के लगभग क्वेश्चन बनेंगे। टाइम एनीवे 37 मिनट्स हुई है, अब वीडियो पूरा करेंगे। क्या कहता है? संविधान भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका और मैच करने हैं ये। दूसरा कहता है भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका और मूल अधिकार। मूल अधिकारों के अंदर इसके अंदर सभी सिंपल जानते हैं कि मूल अधिकार जो है विधि के तहत समता तथा विधियों के समान संरक्षण, यानी कि समानता का अधिकार जो है सबके लिए कानून बराबर रहेगा। ये अधिकार जो है मूल अधिकारों के अंदर अपने पास आते हैं। और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपने को पंजीकरण करवाना पड़ता है, और भारतीय नागरिकता अंत करने के लिए वंचित किया जाता है। तो ये इसके अंदर रहेंगे मैच करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघवाद निकट है। तो भारतीय संघवाद कनाडा के जो मिलता जुलता है कनाडा से। तो क्या कहता है? भारतीय संविधान सभा ने अमेरिका या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को न अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया। अतः कहा जा सकता है कि संघवाद जो है कनाडा से मिलता जुलता है हमारा। कनाडा से संघीय प्रणाली अपनाई गई है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोबारा से। नेक्स्ट ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? तो कनाडा के संविधान से। भारतीय महासंघ की योजना कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे कहता है विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की वैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता रहेगी? विधि का शासन, तो ब्रिटेन की ये विशिष्टता रहेगी संवैधानिक प्रणाली की। विधि की सर्वोच्चता इंग्लैंड की संस्थाओं की प्रधान विशेषता है। विधि के शासन का सीधा अर्थ यह है कि इंग्लैंड में विधि का शासन न कि व्यक्ति की निरंकुश इच्छा का। कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी उच्च पदों पर आसीन क्यों ना हो, विधि के नियंत्रण से मुक्त नहीं है। अतः विधि की दृष्टि से सभी नागरिक समान हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो बी आर अम्बेडकर, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्रारूपण के सदस्य नहीं थे? तो इसके अंदर जो सारे के सारे ही रहेंगे प्रारूपण समिति के सदस्य। तो इसकी डिटेल देखते हैं। इसका जो 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रेस मार्क इसका मिलेगा सभी को। तो क्या कहता है?
भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति में गोपालाचारी अयंगर, राजेंद्र प्रसाद सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान की 7 सदस्यीय प्रारूप समिति में BR अम्बेडकर अध्यक्ष, MK मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, BL मित्रा, DP खेतान, N गोपाल स्वामी अयंगर और मोहम्मद सादुल्ला, ये जो सदस्य रहेंगे। तो ऊपर जो क्वेश्चन अपने को जो दिया गया था उसके अंदर 2 सदस्य दिए गए थे, गोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद। ये जो है प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति के 7 सदस्य रहेंगे और सातों के नाम अपने को एक बार फिर से ध्यान रखने हैं। BR अम्बेडकर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, BL मित्रा, DP खेतान, N गोपाला स्वामी अयंगर और मोहम्मद सादुल्ला, ये जो है प्रारूप समिति के सदस्य रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आधारभूत विलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? तो 368 के अंतर्गत संशोधित किसे नहीं किया जा सकता? संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। तो ये जो है इनको हम लोग संशोधित नहीं कर सकते क्योंकि 368 अनुच्छेद के अंदर इसके बारे में कहा गया है कि इनको संशोधित नहीं किया जा सकता। तो एक बार फिर से देखेंगे, संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली, इनको अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये संविधान के आधारभूत लक्षणों में शामिल है। हमारे संविधान की न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? USA से। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा USA से ली गई है। तो ध्यान रखते हैं आगे, USA अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया, ये जो सारी की सारी अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये बात नोट करने योग्य है, आप लोग अपनी नोटबुक में लिखें क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान भारत का रहेगा सबसे बड़ा। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां इसके अंदर है। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन था, राज्य से परामर्श करने के लिए जम्मू कश्मीर में जरूरत पड़ती थी, लेकिन 370 अनुच्छेद खत्म होने के बाद अब ये जो है क्वेश्चन रिपीट होने के चांस नहीं है। तो संघीय सूची में कितनी मदें हैं? तो संघीय सूची में 97 मदें रहेगी। राज्य सूची के अंदर 66 मदें होती है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या कहता है। विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। संघ सूची 97 विषय, राज्य सूची 66 विषय और समवर्ती सूची 47 विषय। समवर्ती सूची के अंदर राज्य और केंद्र दोनों के जो मिलीजुली बातें होती है, दोनों के अधिकार के अंदर आते हैं इसके विषय जो है, जबकि संघ सूची के अंदर जो 97 विषय है इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का आधिपत्य रहता है। इन्हीं की बात यहाँ पर मानी जाएगी इन विषयों में जो भी है। और राज्य सूची के अंदर राज्य सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, स्थानीय सरकारें आधार है। स्थानीय सरकारें लोकतंत्र का आधार रहेंगी। तो आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वे हजारों गलतियां करें, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये कथन किसके रहेंगे? जवाहरलाल नेहरू के। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत की जाती है? स्वतंत्र भारत के निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो जाति व्यवस्था जो भारत के अंदर है, ये लोकतंत्र का वास्तविक आधार हमने पढ़ा था। समानता, जिसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट कहा गया है, प्रस्तावना के अंदर अपने को देखने को मिलता है, विधि के समक्ष सभी समान होंगे, लेकिन जाति व्यवस्था जो है इसके विपरीत है बिल्कुल संविधान के आधार के, क्योंकि जातियों के आधार पर अपने देश के अंदर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से है। तो इसकी डिटेल देखते हैं।
भारत स्वतंत्र भारत के संबंध में यह परिकल्पना की गई थी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना के बाद जाति व्यवस्था का प्रभाव खत्म हो जाएगा, परंतु 6 दशकों के बाद भी जाति व्यवस्था भारतीय राजनीति से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हुए हैं, जो लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत है। यानी कि जाति व्यवस्था अगर हम बात करें तो राजनीति के अंदर रहेगी, राजनीति के अंदर लोगों को जातियों के नाम पर वोट वसूलने के लिए जो उनके अंदर अविश्वास पैदा किया जाता है, असंतोष पैदा किया जाता है हमारे देश के अंदर। जाति विशेष से संबंधित लोग जो है एक ही गुट के अंदर रह करके बगैर कैंडिडेट को देखे वोट करते हैं जाति के हिसाब से, वो भी इसका जो संविधान के विपरीत है। या हम बात करें आज के टाइम में जो संविधान के अंदर कहा गया है समानता, तो वो जाति के आधार पर आरक्षण की बात करके भी समानता जो है यहाँ पर जो संविधान के मूल आधार के विपरीत मानी जाती है। तो ये सारे पॉइंट रहेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के जाति व्यवस्था जो है किसी भी तरीके से हम बात करें तो वो है मूल संविधान के विपरीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकतांत्रिक प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक है। लोकतंत्र प्रणाली के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, अधिकारों का संरक्षण होता है, अवसर की समानता होती है सभी को। तो ये सारे के सारे पॉइंट लोकतंत्र के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट है किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने पर निष्पक्ष उचित अवसर हों। तो लोकतांत्रिक के अंदर ये व्यवस्था होती है कि अगर कोई चुनाव हार जाता है तो उसके लिए जो उचित अवसर आगे मिलेंगे अपने को निष्पक्ष। लोकतांत्रिक सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के आने पर निष्पक्ष उचित अवसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन भी होगा, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। तो संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के द्वारा खींची सीमा, उसके भीतर ही रह करके काम करती है लोकतंत्र के अंदर सरकार। तो ये आज के क्वेश्चंस रहेंगे जो रिपीटेड लास्ट 15 ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड, या हम बात करें जो संविधान का शुरुआती चरण था बनाने का और लागू करने का, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। और इसके अंदर वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है एक बार लाइक या कमेंट करके अपना जो प्रतिक्रिया वापस करें, और इससे संबंधित आगे की वीडियोस जो है वो आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है एक बार जरूर कमेंट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।